दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे कि जो बच्चे ऑलरेडी क्वालिफाइड है, जो बच्चे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका सर इंटरव्यू लीजिए। उन बच्चे ने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या क्या बुक्स पढ़ा था, कैसे प्रिपरेशन किया था, कितना साल का पीवाईक्यूज किया था, नहीं किया था, पूरा एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में आइडिया होगा तो अच्छा रहेगा। तो आज हम एक बीएचयू के स्टूडेंट के साथ बात करेंगे। नाम है सुब्रतो दास एंड ही ऑलरेडी क्वालिफाइड एंड डूइंग मास्टर्स फ्रॉम बीएचयू। तो सुब्रतो बताएंगे कि कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया गया था, एग्जैक्टली क्या क्या बुक्स फॉलो किए थे, और क्या मेंटेलिटी था जब प्रिपरेशन कर रहा था, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम सुब्रतो को इंट्रोडक्शन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि थोड़ा इंट्रोडक्शन दे और कैसे प्रिपरेशन किया था, नहीं किया। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुब्रत दास है। मैंने अपना बीएससी वर्धमान राज कॉलेज से किया था अंडर द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, जो कि वेस्ट बंगाल में है। मेरा गेट बी में ऑल इंडिया रैंक 33 था इन द जनरल कैटेगरी। इसी के साथ साथ मेरा सीयूईटी पीजी जूलॉजी में स्कोर था 164 आउट ऑफ 300, और सीयूईटी पीजी लाइफ साइंस में मेरा स्कोर था 216 आउट ऑफ 300। ओके और ओके करेंटली मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एमएससी जूलॉजी कर रहा हूँ। ओके ओके। तो आपने मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में देख रहा हूँ कि टॉप रैंकर ही है, मतलब अच्छा खासा आपका मार्क्स रहा हाँ है। हाँ हाँ। तो अरे बीएचयू भी ये सबको पता है, मतलब बहुत सारे बच्चे को तो मिलता ही नहीं बीएचयू जूलॉजी, ऐसा हालत है। मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव प्लेस है, और एजुकेशन का जो क्वालिटी है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा है बीएचयू में। तो आपका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी कैसे रहा, मतलब आप कैसे पढ़े होंगे, आपका मेंटेलिटी कैसे रहा कि बीएचयू जाना है, जेएनयू जाना है, मतलब ये कैसे मेंटेलिटी था, और प्रिपरेशन क्या स्ट्रेटेजी आप फॉलो किए थे? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कैसे उन जो बीएचयू में पढ़ रहे हैं उनका इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कैसे सर प्रिपरेशन किया था और कैसे सिलेक्शन हुआ था वहाँ पर। मैं एक्चुअली मेरा प्रिपरेशन पहले था, एम था नीट के लिए, तो नीट नहीं हुआ। अच्छा देन जब मैं बीएससी में आया था, तो बीएससी के फर्स्ट ईयर से ही था कि किसी भी सब्जेक्ट से एमएससी करो तो टॉप जगह से करना है। अच्छा। आइदर ये बायोटेक हो या फिर जूलॉजी, किसी में भी करो, बट एमएससी करना है टॉप यूनिवर्सिटी में। तो तब से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ था, आई थिंक थर्ड से फोर्थ सेम से बीएससी के। तो तब से मैंने बीएससी के साथ साथ ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया था। ओके ओके। तो मतलब आप कोई जो मेंटल बैरियर बच्चे लोगों का होता है, कि आपका भी पहले से था कि मैं बीएचयू नहीं मिल सकता मेरे को, या जेएनयू नहीं मिल सकता, या पहले से ऐसा था कि मैं तो लेके छोड़ूंगा, मतलब जो भी हो जाए, मतलब अच्छे से पढ़ूंगा, होगा, ऐसा कुछ था? एक तो जनरल कैटेगरी है, तो एक तो मेरा मतलब एक मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि हम लोग किसी नॉर्मल कॉलेज से और स्टेट यूनिवर्सिटी से है, जहाँ पर उतना भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। हम्म तो एक रहता है कि हम लोग को कॉम्पीट करना पड़ेगा उस स्टूडेंट्स से जो जो कि अच्छे यूनिवर्सिटीज से है, जहाँ पर रिसोर्सेज अवेलेबल है। तो हम्म। वो एक रहता है दिमाग में, लेकिन ये मिथ है पूरा। मतलब अगर कोई पढ़ेगा, क्योंकि बुक्स तो सबके पास अवेलेबल है, तो अगर पढ़ेगा तो हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हम स्टेट यूनिवर्सिटी से या फिर किसी नॉर्मल यूनिवर्सिटी से है तो नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक। मतलब आप कोई कोचिंग सेंटर कुछ कोचिंग फॉलो किए थे, या नो, मतलब? नो कोचिंग, नो कोचिंग। नो नो कोचिंग, मतलब कोचिंग। सेल्फ, पूरा स्टडी जो किए थे सेल्फ स्टडी ऑलमोस्ट से? ऑलमोस्ट 98% सेल्फ स्टडी था। हम्म। और क्योंकि मेरा टेक्निक्स उतना स्ट्रांग नहीं था, टूल्स एंड टेक्निक्स जो था, ओके और ओके मेरा जूलॉजी बैकग्राउंड है, तो मैंने टूल्स एंड टेक्निक्स एंड प्लांट फिजियोलॉजी के लिए बस 7 दिन का कोचिंग लिया था। ओके ओके। मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट आप खुद से ही पढ़े थे, कुछ अलग से जरूरत नहीं पड़ा? हाँ हाँ, क्योंकि भैया मेरा तो बॉटनी बैकग्राउंड नहीं है, तो मैं मुझे कैसे आएगा। तो तो आपने वो मैंने मतलब पढ़ लिया। प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट किए थे, मतलब कौन कौन सा बुक फॉलो किए थे, या पीओआईक्यूज पहले से किए थे, या कॉन्सेप्ट को पहले पढ़े, मतलब क्या स्ट्रेटेजी आपका था पहले से? एक्चुअली भैया मेरा जो कॉन्सेप्ट का पार्ट है, वो जहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ता था बीएससी के टाइम, तो सर के पास मेरा पूरा कॉन्सेप्ट वहीं से बना था। अब सर जो भी नोट्स देते थे, मैं उस नोट्स को लाइन बाय लाइन पढ़ता था। और उसके साथ साथ ही जितने भी इंडिया के एमएससी एंट्रेंस से, चाहे वो टीआईएफआर हो, जेएनयू एसएलएस, जेएनयू एसबीटी, इवन एचसीयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, सबका मैंने एमएससी का जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि 3 साल 4 साल, जितने भी है, 15 साल 20 साल, सबको लगा दिया था टॉपिक वाइज। ओके तो यही मेरा मेन स्ट्रेटेजी था कि पहले कोई भी टॉपिक पढ़ो, फॉर एग्जांपल सेल सिग्नलिंग पढ़ लिया, अब उसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस अवेलेबल है, चाहे वो जितने भी हो, उनको देख लिया। अब उसको सॉल्व करने के बाद मैं देखता हूँ कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक मेरा एकदम से नहीं पढ़ा हुआ है, और कौन कौन सा टॉपिक मेरा पढ़ा हुआ है लेकिन उसमें मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो उसको मैं पूरा एनालिसिस करता था। ओके तो ऐसे ही मेरा पूरा 1 साल का प्रिपरेशन था। ओके ओके। एक साल का प्रिपरेशन था। बेसिकली बेसिकली प्रिपरेशन था बेस्ड ऑन द पीवाईक्यूज। ओके मैं ओके सीयूईटी के लिए पढ़ रहा था, बट मैंने सबका क्वेश्चंस लगाया था, ओके। जितने तो भी वो एग्जाम्स है एमएससी बहुत एंट्रेंस। सारे बच्चे बोलते हैं पीवाईक्यूज तो सब करते हैं, बट
बहुत सारे बच्चे पीवाईक्यूज करके बस करने के बाद भी स्कोर नहीं कर पाते। देखिए आपने किए थे तो आपको मतलब क्या स्ट्रैटेजी रहा, मतलब पहले पीवाईक्यूज किए, फिर टॉपिक का एनालिसिस किए, सब्जेक्ट को एनालिसिस किए, फिर जाके बुक पढ़े, या पहले बुक पढ़े फिर पीवाईक्यूज किए, फिर आप जाके रिवीजन करें, क्या पैटर्न था? बेसिकली हम बुक से पढ़े या फिर नोट से पढ़े, बस कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा। और वो जो कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए पीओक्यू कर लो। ओके। ओके। अगर क्वेश्चन हो रहा है तो गुड, अगर नहीं भी हो रहा तो देखो कहाँ पर गलती हो रहा है, एनालिसिस इंपॉर्टेंट है उसका, क्वेश्चंस का। ओके। तो मेरा यही था स्ट्रेटेजी। मतलब क्वेश्चन। पीओक्यू को बस टिक मार्क करके छोड़ देना नहीं है, उसका एनालिसिस करना है। ओके। ओके, मतलब थीम को पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, फॉर फॉर एग्जाम्पल है, जैसे किसी ने पढ़ा सेल सिग्नलिंग पढ़ लिया, जीपीसीआर, जैकस्टैट, आरटीके। हम्म। अब एक क्वेश्चन होता है बैक्टीरिया में टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम, हम्म। जो कि शायद जूलॉजी पर ना पढ़े, हम्म। लेकिन उसमें से क्वेश्चन तो आया है। तो हम्म। जिन्होंने उसको नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लो कहीं से भी, हम्म। यूट्यूब से या फिर बुक से, कहीं से भी कॉन्सेप्ट बनना चाहिए उसका, बस। तो आपको ताकि जैसे अगर ताकि अगर इन फ्यूचर टू कंपोनेंट सिग्नलिंग सिस्टम से क्वेश्चन आए भी तो हम्म। वो क्वेश्चन बन जाए। ओके, मतलब थीम रिपीट होता है, क्वेश्चन एग्जैक्टली रिपीट होना। हाँ हाँ, एग्जैक्ट भी रिपीट होता है मेरा अच्छा, सीयूईटी कभी लाइफ कभी साइंस में, टीआर ओके। ओके। टीआर टीआर पर कुछ कुछ क्वेश्चंस एज इट इज आ गया था। ओके, एग्जैक्टली। ओके। तो बढ़िया है स्टूडेंट लोगों के लिए, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, तो आप पीवाईक्यूज कीजिए, क्या पता आपके पास भी कोई गोल्डन टाइप अपॉर्चुनिटी मिल एज जाए इट इज। और एज इट इज क्वेश्चन मिल जाए। तो जैसे आपने 1 साल पहले से किए थे, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ा था। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिसका इतना अच्छे से कॉन्सेप्ट रिवाइज़ अभी नहीं है, पहले बहुत पढ़ा था, या हो सकता है क्लास के साथ-साथ पढ़ रहे हैं और प्रिपरेशन भी कर रहे हैं आपका सीयूईटी और गेट भी के लिए। तो अगर कोई बच्चे 2 महीने में, 3 महीने में अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? मतलब उसको क्या गिव अप कर देना चाहिए कि नहीं, नहीं, नहीं हो सकता है, बाकी लोग तो 1 साल में किया तो क्या मैं 2 महीने में नहीं कर पाऊँगा? तो कैसे, आपका क्या सजेशन रहेगा उसमें कि कर सकते हैं कि नहीं? इसमें मेरा एक, मैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो लोग एक साल एग्जाम देंगे, मैं उन लोगों को यही बोलूंगा कि अगर किसी का बीएससी का जो सेमेस्टर का सिलेबस है, हुँ। अगर वो चाहे किसी बैकग्राउंड से हो, जूलॉजी से हो, बॉटनी से हो, माइक्रोबायोलॉजी से हो, अगर उसका बीएससी का सेमेस्टर का नॉलेज ठीक ठाक है, कॉन्सेप्चुअल ठीक ठाक है, हुँ। तो वो कोई भी एग्जाम क्लियर कर देगा, जैम गैट भी, कोई भी। और जिन लोगों ने, जैसे मैंने एक साल पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, हुँ। लेकिन जिन लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है, बट अगर उन हुँ। लोगों का कॉन्सेप्ट सही है, हुँ। अगर वो लोग, उनको कुछ नहीं करना, बस अभी क्वेश्चंस लगाने, प्रीवियस हुँ। क्वेश्चंस, हुँ। और देखना है कहाँ पर गलतियां हो रहा है। हुँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने एक साल पहले शुरू किया तो कोई अगर अभी शुरू करेगा तो नहीं होगा, हो सकता है अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। हुँ। और कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है तो कुछ तो पढ़े हो बीएससी में, एग्ज़ैक्टली। फिफ्थ थर्ड ईयर में आ चुके हो, तो अभी बस प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करो, टॉपिक वाइज करोगे तो अच्छा होगा। और चाहे अगर टाइम ना मिले तो पूरा पेपर कर लो, तो हो सकता है 2 महीने में। मतलब क्योंकि प्रिपरेशन कर। हाँ। आपको नहीं पता आपका कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये भी हो सकता है कि आपने हुँ। इतने दिनों से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है, बट ऑलरेडी आप एक लेवल पे हो। हुँ, एग्ज़ैक्टली। क्योंकि बैचलर्स में बच्चे पढ़ते ही हैं ऑलरेडी, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं बच्चे। कोई बच्चा अगर थर्ड ईयर में है तो और प्रिपरेशन करके ऑलरेडी रखे हैं, बैचलर्स में वही पढ़े हैं जो क्वेश्चन में आ रहे हैं। तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं हाँ, होगा अगर करे तो, नहीं? और है तो पूरा बीएससी का ही है, वो सेलवा में पढ़ना है, बारहवीं में पढ़ना है, ओके। ओके। टेक्निक्स पढ़ना है, सब बीएससी का ही है। तो अगर वहाँ पर किसी ने पढ़ लिया है तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। इवन वन ओके। मंथ भी हो सकता है। वही सही। तो आपने जैसे आप जैसे बोले ट्यूशन में मैंने बहुत सारे नोट्स फॉलो किया था, तो बस जनरली बच्चे को कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कहाँ से, मतलब उसका मटेरियल क्या होना चाहिए? बहुत सारे बच्चे तो बोलते हैं एल्बर्ट से पढ़ो, गिलबर्ट से पढ़ो, वाटसन से पढ़ो, तो मतलब तभी सीयूटी निकलेगा, क्या ये सच है? मतलब या आप लोग कैसे पढ़े थे तब अपने टाइम में? ये है कि मैंने कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरा जो ट्यूशन का नोट था, हुँ। तो सर वो मल्टीपल बुक से इजी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देते थे। तो मैं नोट पढ़ रहा था, मतलब उसमें एल्बर्ट वाटसन का ही कंटेंट है, बट इजी लैंग्वेज में है। ओके। ओके। तो जो लोग पढ़ रहे, कहीं पर ट्यूशन लिए हैं या फिर हुँ। अगर कोचिंग लिए भी है, हुँ। तो जो वहाँ पर नोट दे रहे हैं उसी को सही से पढ़ो। और एक एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, हुँ। कि जो हम नोट पढ़ रहे हैं, वो नोट कितना यूजफुल है फॉर आवर एग्जाम, ये कैसे चेक करेंगे। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डाउट है कि जो हमको सर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं। ये मेरे मन एग्ज़ैक्टली। में डाउट था एग्ज़ैक्टली। फॉर गेट बी और सीवीटी। तो कैसे चेक एग्ज़ैक्टली। कर सकते हैं? मान लीजिए कोई भी टॉपिक हमने, कोई भी यूनिट पढ़ा, फॉर एग्जांपल डीएनए रेप्लिकेशन हमने पढ़ा,
किसी सर के नोट से। हम्म। आप उस डीएनएड एप्लीकेशन का जितना भी क्वेश्चन है, जैम गेट बी डीआईएफआर जेएनयू एसएलएस जितने भी है हम्म। क्वेश्चंस लगा लो। अब देखो कितने परसेंट क्वेश्चंस तुमको लग रहा है कि नहीं ये सर के नोट में है। तुमको वो गलत हुआ कि नहीं, ये बात की बात है कि वो सर के नोट से आया है कि नहीं। अगर वो उस नोट से आया है तो मतलब नोट सही है, ओके। उसको तुम फॉलो कर सकते हो। ओके। तो उसके फिर और अभी मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि बस 2 या शायद 1.5 मंथ बाकी है गेट बी और सीयूटी के लिए, तो अभी अगर कोई लेनिंजर पढ़ने जाएगा तो वो पागल हो जाएगा। वही। तो लेनिंजर वर्सन पड़ेगा। तो हाँ, बढ़िया है वो कि कोई भी नॉर्मल जो बुक होता है जिसमें कंपाइल है सब कुछ वो भी पढ़े तो अच्छा रहेगा। जैसे पाथफाइंडर का बुक है वो अच्छा बुक है, इस मोमेंट में तो बेस्ट होगा पाथफाइंडर का बुक, ओके। वॉल्यूम पार्ट 1 पार्ट सॉरी वॉल्यूम 1 आई थिंक, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 थ्योरी तो का बुक। जैसे जूलॉजी का बच्चे जो होते हैं जैसे वहाँ पर बहुत सारे क्लासिकल पार्ट का क्या मेंशन अच्छे से है, मतलब उसके लिए कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, क्योंकि पार्ट थर्ड में तो आई थिंक क्लासिकल पार्ट इतना अच्छे से मेंशन नहीं है आई थिंक। हाँ, क्लासिकल पार्ट अगर जैसे बैकग्राउंड बीएससी जूलॉजी में है तो वो तुमको आता ही होगा, डाइवर्सिटी ये सब बेसिक पढ़ के रखे हैं। ओके। अल्फा ओके। टैक्सोनॉमी बीटा टैक्सोनॉमी ये सब है उसमें। ओके। बट अगर किसी ने वो भी नहीं पढ़ा है तो एक बुक है अनीता सहगल मैम का। या। वो शायद रिसर्च का कुछ एक मुझे बुक का नाम याद नहीं है, बट ऑथर है डॉक्टर अनीता सहगल मैम। हम्म। वो अच्छा बुक है। उसमें यूनिक जो पब्लिकेशन। क्लासिकल ज्योग्राफी का थ्योरी है, क्लासिकल ज्योग्राफी का थ्योरी एकदम क्रिस्प में दिया गया है पॉइंट वाइज। वो कोई देख सकता है, अगर वो बुक पढ़ लिया तो उसके बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा क्लासिकल ज्योलॉजी में। ओके। ओके। और और अभी करंट में ट्रेंड ये भी है, जैसे पहले बीएचयू का खुद का एग्जाम लेता था तब हम्म। क्लासिकल से क्वेश्चन ज्यादा आता था, लेकिन हाँ। जब से सीयूटी हो गया है तो क्लासिकल से क्वेश्चन कम आने लगा है या। जूलॉजी में। हाँ। वही। और एक मैंने किया था क्लासिकल के लिए, जैसे एक होता है ना भैया कि कुछ कुछ चैनल से जो सीयूटी एग्जाम से पहले एक करते हैं वन शॉट वीडियो, हम्म। 3 आवर का 4 आवर का। तो हम्म। मैंने ऐसे एक 4 आवर का वीडियो देखा था वन शॉट फॉर जूलॉजी ओनली, क्लासिकल जूलॉजी। हम्म। उसको देख के मैं नोट बना लिया था, बस उसी को पढ़ लिया था। ओके, मतलब यूट्यूब में बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं बच्चे। हाँ, वन शॉट वीडियो भी है 4-5 घंटे के, उसको भी देख ओके। सकते हैं। और क्योंकि 2 मंथ बाकी है तो कोई अनित सहगल भी पढ़ सकता है। या। तो जितने बच्चे हैं ये फॉलो कर सकते हैं, ज्ञानेंद्र सहगल और पाथफाइंडर का बुक है, वहां से थोड़ा थोड़ा कर नोट्स बना लो। और देखो चेक करने के लिए, जैसे अभी सुब्रत ने बताया कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि जो पढ़ रहे हैं वो हाँ ताकि सफिशिएंट है कि नहीं है, कैसे चेक करोगे, तो वैलिडेशन के लिए हाँ वो तक चाहिए। और नोट जो हम पढ़ रहे हैं वो सफिशिएंट है कि नहीं ये उससे चेक कर लेंगे। और भैया मैंने पाथ फाइंडर भी पूरा नहीं पढ़ा था। अच्छा अच्छा। ओके। जस्ट लाइक कि नॉट ए सिंगल पोर्शन इज इम्पोर्टेंट, लाइक कंबाइन ऑफ थिंग्स काम करता है अल्टीमेटली, कोई भी एक बुक परफेक्ट नहीं होता, राइट। जैसे पाथ फाइंडर में कुछ कुछ टेबल दिया गया है तो वो अच्छा, जैसे विटामिन का है तो वो पढ़ता था मैं, बट पूरा पाथ फाइंडर नहीं पढ़ते। ओके। बट बुक अच्छा, पाथ फाइंडर बेस्ट बुक है फॉर एमएससी एंट्रेंसेस। ओके। तो एक और चीज बच्चे जनरली पूछते हैं, मतलब ये तो हो गया प्रिपरेशन वाला पार्ट कि ये ऐसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये बुक पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कितना मार्क्स स्कोर करना चाहिए जिसमें मेरा मतलब अच्छा रैंक आ जाएगा और मेरा अच्छा यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। फॉर व्हिच एग्जाम, मतलब सीवीटी? सीयूईटी, जूलॉजी, लाइफ साइंस या गैट भी जितने भी एग्जाम है मतलब मास्टर्स का। ओके ओके ओके। जैसे इस बार भैया जूलॉजी में बीएचयू में लास्ट राउंड में कट ऑफ गया जितना मुझे याद है, अप्रोक्स 130 to 136 फॉर जनरल कैटेगरी इन द लास्ट राउंड। और तो बीएचयू ने लिया था इस बार सीयूईटी का SCQP 28 जो जूलॉजी पेपर है उसके थ्रू हाँ। लिया था, हम्म। SCQP 28। हम्म। और ड्यू लिया था SCQP 17 लाइफ साइंस से। ओके। ओके। तो ड्यू में तो इस बार कट ऑफ जितना मैंने वहाँ पर अप्लाई नहीं किया था, बट वहाँ पर मुझे जितना सुनाई दिया था कि वहाँ पर कट ऑफ आया था शायद 170 या कुछ एक। ओके। और जेएनयू में मेरा एमएससी मॉलिक्यूलर मेडिसिन हुआ था तो उसमें तो मेरा लास्ट राउंड में हो गया था, मेरा उसमें स्कोर था 216। हम्म। ओके। लाइफ साइंस में थोड़ा और कट ऑफ जाएगा। ओके। और मतलब। जेएनयू में तो एक्स्ट्रा पॉइंट देते हैं तो वो एक अलग कट ऑफ जाएगा उन लोगों का, ओके। जो डेप्रिवेशन पॉइंट जो मिलता है। डिप्रीवेशन पॉइंट देते हैं, हाँ हाँ। वो भी मैटर करता है। और जहाँ तक बात है गेट बी की, तो गेट बी में जैसे अच्छा हाँ, जैसे एचसीयू में है एमएससी एनिमल बायोलॉजी, तो मैंने वहाँ पर भी अप्लाई किया था हम्म। एमएससी एनिमल बायोलॉजी विद बायोकेमिस्ट्री। हम्म। वो लोग लेते हैं थ्रू सीवीटी पे लाइफ साइंस।
ओके। पेपर के थ्रू। ओके। तो वहाँ पर जैसे मेरा कट ऑफ तो मुझे पता नहीं, बट मेरा रैंक था 4th। मेरा स्कोर था 216। हम्म। तो उतना भी मार्क्स नहीं चाहिए क्योंकि मेरा 216 था आउट ऑफ 300, तो उसमें मेरा 4th रैंक आ गया अच्छा। उसमें। मतलब 200 के ऊपर अगर कोई ले लिया तो वो सेफ है, उसको एट से आराम से मिल जाएगा। फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा तो उसको रैंक आ जाएगा वहाँ पर। ओके। ओके। और और गैट बी में जैसे मेरा स्कोर, मेरा सॉरी मेरा रैंक था 33 और स्कोर था 174.5 आउट ऑफ हम्म। 240। हम्म। तो उसमें मेरा एचसीयू में हो गया था फर्स्ट राउंड में ही। एनआईटीवी हो गया था, एनआईटी दुर्गापुर। हम्म। और इधर एसपीपीयूपी है जो पुणे में है, हम्म। उसमें हुआ था। हम्म। कट ऑफ तो मुझे यार पता नहीं, बट डीएचयू का कट ऑफ था शायद 150 के ऊपर था कट ऑफ, ओके। ओके। फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। ओके। ओके। तो मतलब 160, 170, 200 के ऊपर है अगर ये सीवीटी पीजी में, तो सही है। और अगर गैट भी टू है हंड्रेड तो के ऊपर 200 के ऊपर आराम से मिल जाएगा, आराम से। आराम से मिलेगा। 180, और 200, 210 सेफ है। हाँ, और गैट और भी है तो गैप भी में 150 के ऊपर। हाँ 150 के ऊपर मिल जाएगा हम्म। इफ यू आर फ्रॉम जनरल। तो आप लोग यूनिवर्सिटी को कैसे शॉर्टलिस्ट करते थे? वैसे बहुत सारे बच्चे समझ नहीं पाते कि कहाँ कौन सा कोर्स अच्छा है, कहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, जूलॉजी करना तो करूँ तो कहाँ करूँ, लाइफ साइंस में करना है तो कहाँ करना चाहिए, ये पूछते हैं बहुत सारे बच्चे। तो आप लोग कैसे शॉर्टलिस्ट किए थे, कहाँ क्या अप्लाई करना है? एक्चुअली मैंने सब जगह अप्लाई किया था। तो मेरा क्योंकि मार्क्स ज़्यादा था तो मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन था। तो हम्म। मैं खुद ही कंफ्यूज था कहाँ पढ़ना है। एमएससी जूलॉजी या फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। हम्म। तो ये मैंने अपने जो कॉलेज के प्रोफेसर से और ट्यूशन के सर थे, डॉक्टर टी आर सर, और मेरे कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर श्यामदास बनर्जी सर। तो हम्म। उनसे मैंने गाइडेंस लिया था, तो अल्टीमेट फाइनली मैं बीएचयू में वही सेट किया ओके। फॉर जूलॉजी। अब जैसे जूलॉजी के लिए बीएचयू बेस्ट है हम्म। इंडिया में। लाइफ साइंस के लिए जेएनयू वो तो बेस्ट है ही, हम्म। लाइफ साइंस। एचसीओ भी अच्छा है फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी, एनिमल बायोलॉजी। वहाँ का बायोकेमिस्ट्री अच्छा है। अब डिपेंड करता है कि किसका कैसा एम है फ्यूचर में। जैसे मुझे कोर में ही रहता तो मैंने जूलॉजी को बीएचयू को ही सिलेक्ट किया, एमएससी जूलॉजी। ओके। ओके। एग्जैक्टली। तो डिपेंड, मतलब आपका कौन सा कोर्स है। जैसे अगर लाइफ साइंस करना है तो डीयू जेएनयू ये सब है। और अगर जूलॉजी करना है तो बीएचयू हो गया, एनिमल साइंस और बायोकेमिस्ट्री हुआ तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी हो गया। तो डिपेंड करता है कौन सा सब्जेक्ट है और कहाँ, मतलब कितना आपका नंबर है, उसके बेस में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। राइट। हाँ हाँ। हम्म, ओके। तो मतलब जनरली अगर जितने बच्चे देख रहे हैं तो गैट भी है तो 150 के ऊपर कोशिश कीजिए उठाने का, उससे ज़्यादा ही कोशिश कीजिए। बट उसके नीचे ना आ जाए तो अच्छा हो। और अगर आप लाइफ साइंस में है, लाइफ साइंस में करना चाहते हैं तो 180, 190, 200 के आसपास रहिए, तो मिलने का चांस होगा। फिर भी जेएनयू का कट ऑफ तो और हाई जाता है, 220 के ऊपर जाता है, 230 जाता है, बट स्टिल। अगर जेएनयू में किसी का एमएससी लाइफ साइंस का टारगेट है, हम्म। क्योंकि जेएनयू डिप्रीवेशन पॉइंट देता है, हम्म। तो जेएनयू में एमएससी लाइफ साइंस के लिए बहुत ही हाई स्कोर आएगा, ये तो हम्म। फैक्ट है। हम्म। क्योंकि मेरा 216 पे भी नहीं हुआ था, जबकि टॉपर का स्कोर था शायद 241। 241। अच्छा। तो जेएनयू में अगर चाहिए तो हाई स्कूल रहेगा हम्म। लाइफ साइंस के लिए। ओके। लेकिन अगर 200 के ऊपर आ जाए तो एचसीयू डीयू मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ओके। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे को डाउट जितने भी था क्लियर हो ही गया कि कैसे करना है नहीं करना है। मतलब अभी एग्जाम कंबाइन कर दिया गया तो एक ही स्कोर में आप मल्टीपल जगह अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट हाँ, वो भी एक एडवांटेज है। एडवांटेज है। तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं कि यूनिवर्सिटी से में भी नोटिफाई आ जाए कि आप ही। तो ये ऐसा कुछ है कि काउंसलिंग अलग से होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, ऐसा कुछ है? नहीं भैया, जब एग्जाम दे दिए थे सीयूईटी के बाद हाँ। जब हमारा प्रोसेस हुआ था, हाँ। तो एग्जाम देने के बाद सीयूईटी का स्कोर आएगा। हाँ। अब हमको डिफरेंट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना होगा। अप्लाई करना है। वहाँ पर कुछ कुछ यूनिवर्सिटी ने फीस लिया था, जैसे एचसीयू ने शायद फीस लिया था। ओके। तो उसमें एप्लीकेशन करना होगा। फिर तब अगर आपका सिलेक्शन होगा तो वहाँ से मेल आएगा। ओके। तो ऐसा कुछ नहीं कि एग्जाम दे दिए स्कोर हो गया अब मैं बैठे रहूंगा, नहीं, अप्लाई करना है नहीं तो नहीं नहीं फिर। नहीं नहीं नहीं। एंड दिस सेम अप्लाइज फॉर गेट बी। गेट Yes, बी के yes. एग्जाम के बाद स्कोर कार्ड आएगा आपको। अब डिफरेंट यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन देगा कि हाँ
नोटिफिकेशन देगा कि हम लोगों का एडमिशन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, आपको अप्लाई करना है। हम्म। आप ये नहीं कि आपका गाइड भी कराएंगे 10 आ गया और आपको यूनिवर्सिटी बुलाया कि क्या आओ यहाँ पर एडमिशन ले लो, ऐसा नहीं होगा। आपको वहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली। अप्लाई करिए, अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको मेल आएगा कि आपको एडमिशन ऑफर मिल गया है, आप फीस पे कर दीजिए। एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चे के क्वेरी सॉल्व हो ही गया, जो बच्चे रेगुलरली पूछते हैं मेरे को। और नाउ आई हैव आल्सो कंडक्टेड इंटरव्यू विद बीएचयू स्टूडेंट, जो बच्चे लोग जहाँ जाना चाहते हैं, बहुत तेज होता है बीएचयू में पढ़ने का, जूलॉजी में। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस रहा बीएचयू में? मतलब अभी तो आप वहाँ पे पढ़ रहे हैं और क्लासेस भी करते हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या ऐसे क्लासेस, कैसा इतना डिमांड क्यों है बीएचयू जूलॉजी का? ऑब्वियसली बीएचयू फॉर जूलॉजी तो बेस्ट है इंडियन, हम्म। फॉर एमएससी जूलॉजी। हम्म। तो जूलॉजी में जो मेरा था कि मैंने बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक को छोड़ के जूलॉजी लिया, तो मेरा मेन रीजन यही था कि जूलॉजी में जो मतलब वाइड ज़्यादा है सब्जेक्ट्स। हम लोग यहाँ क्लासिकल्स भी पढ़ते हैं, या फिर फिजियो टैक्सोनॉमी भी है, फिजियोलॉजी भी है, जेनेटिक्स भी है, हम्म। बायोकेम भी है। हम्म। तो यहाँ पर कभी बोर नहीं होंगे पढ़ के। ये एक एग्जैक्टली। एडवांटेज है। प्लस नेट में भी एडवांटेज है कि मैक्सिमम मिनट्स कवर हो जाएंगे। या। ये सब है। और यहाँ पर बीएचयू में ऐसा है कि जो सिलेबस है वो नेट ओरिएंटेड है। हम्म। तो अगर सेमेस्टर के लिए पढ़ेंगे तो नेट के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी, कॉन्सेप्ट का पार्ट। बाकी तो हमको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। या। और ऐसे फैसिलिटीज भी अच्छे हैं, अपने लैब्स अच्छे हैं, प्रोफेसर्स भी अच्छे हैं काफ़ी। मतलब अगर आपको डाउट पूछना है तो दे आर रेडी फॉर आंसरिंग, आप पूछिए जाके, बट टीचिंग बहुत अच्छा इवन है, क्लास। क्लासेस बहुत अच्छे से होता है। हाँ, अब किसी भी जगह पे ऐसा नहीं है कि सब प्रोफेसर ही अच्छे होंगे, वो तो सब हर जगह है ही, बट मैक्सिमम अच्छे ही है। आप ओके। पूछिए वो आंसर देंगे, वो रेडी फॉर आंसरिंग। ओके। एक्चुअली बहुत सारी जगह में तो ऐसा होता है कि क्लासेस भी ऐसा मतलब फैसिलिटी नहीं होते, तो क्लासेस भी अच्छे से नहीं होता, तो क्योंकि नेट जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पर बच्चे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं। एक तरह बीएचयू जूलॉजी पढ़ के बच्चे जाते हैं और एक जगह नॉर्मल जगह से पढ़ के जाते हैं, और आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। तो फिर कंपटीशन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है बच्चे लोगों के लिए। आई थिंक दैट्स वाई बच्चे जो है बीएचयू में जाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ टीचिंग अच्छा होता है, फैसिलिटी ज़्यादा है, एक्सपोजर ज़्यादा मिलेगा, दैट्स वाई आई थिंक। स्पेशलिस्ट तो है, और हम लोग का क्लासेस भी रेगुलर चलते हैं। मतलब मैंडेटरी है, अटेंडेंस रहेगा इतने परसेंट, नहीं तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। सही भी है, क्लास तो करना चाहिए इतना। आप हार्ड वर्क करके जाते हैं तो डेफिनेटली उसका अलग ही वैल्यू होता है। तो जितने भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं, आई थिंक अभी सामने एग्जाम है, गेट भी और सीईटी दोनों का। कोई सजेशन आपके तरफ से कि कैसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? लास्ट का सजेशन कुछ देना चाहते अच्छा, मैं इनको पॉइंट वाइज बोलता हैं? हूँ। ओके। पहला पॉइंट, या। शॉर्ट में पहला पॉइंट, हम्म। कि दिमाग से निकाल दो कि हम लोग किसी स्टेट यूनिवर्सिटी से है, किसी नॉर्मल कॉलेज से, किसी गांव से, गांव किसी कॉलेज से है। हम्म। तो हम लोग को कॉम्पीट करना पड़ेगा डीयू बीएचयू के स्टूडेंट्स के साथ, या फिर कोई अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं उनके साथ या फिर जो दिल्ली में है उन बच्चों के साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा। हम लोग उससे पीछे हैं, ऐसा नहीं है। मैंने खुद ने एक गांव के कॉलेज से पढ़ा था। गांव तो नहीं, बट वो वहाँ पर रिसोर्सेज उतना भी अवेलेबल नहीं था। कॉलेज में उतना अच्छा पढ़ाई नहीं होता था। बट फिर भी मेरा मेरा ना कोई कोचिंग था, कुछ नहीं था, मैंने खुद से पढ़ा था। मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक भी नहीं पढ़ा था, मैंने लिनियर का छुआ तक नहीं था 3 साल। फिर भी मेरा रैंक 33 आया। ओके। तो कैसे? अगर मैं कर सकता तो आप क्यों नहीं कर सकते? या। है ना? तो ये दिमाग से मिथ निकाल दो कि हम लोग किसी नॉर्मल कॉलेज से है। फर्स्ट मिथ। सेकंड मिथ की कोचिंग चाहिए, ये भी मिथ है। अगर तुम लेना चाहते हो कोचिंग तो ले लो, बट अगर ऐसा नहीं है कि तुमको लेना ही है कोचिंग, मस्ट नहीं है। मेन ये है कि तुमको कॉन्सेप्ट बनाना है, तो तुम कोचिंग से बनाओ कि बुक से पढ़ के बनाओ। एग्जैक्ट। थर्ड, ये कि प्रीवियस क्वेश्चंस कर रहे हैं तो बस 2-3 सवाल कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन, मतलब जितने भी ईयर्स के अवेलेबल है मैक्सिमम करो। और ये नहीं है कि तुम सीयूईटी के लिए पढ़ रहे हो तो बस सीयूईटी के क्वेश्चन से लगाओ, नहीं। तुम सीयूईटी के साथ साथ जितने भी एमएससी लेवल के एमएससी एंट्रांसेस है, जैसे टीआईएफआर है, जेएनयू का जो पहले होता था जेएनयू एसएलएस, और एक था शायद है जेएनयू सीईबी, सीडब्ल्यूबी। या। एम आई करेक्ट? या। हाँ, जेएनयू सीडब्ल्यूबी और गैट बी के क्वेश्चन, जैट के क्वेश्चन, सबके क्वेश्चन लगाओ। तो उस टॉपिक तो रिपीट होंगे ही। अच्छा, फोर्थ ये है कि बहुत लोगों को लगता है कि इवन बहुत टॉपर बोलते भी है कि मैंने लेनिंजर पढ़ा था, वाटसन पढ़ा था, गिलबर्ट पढ़ा था। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ना लेनिंजर, वाटसन, कोई भी
बुक को छुआ तक नहीं था। इवन मैंने पाथफाइंडर भी नहीं पढ़ा था, पाथफाइंडर का वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। तो ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ना ही होगा, और इस मोमेंट पे स्टैंडर्ड बुक को पढ़ने का कोशिश मत करो, क्योंकि 2 मंथ बाकी है। तुम अगर अभी रेंजर पढ़ने जाओगे तो मतलब पागल हो जाओगे। तो इस मोमेंट पे तुमने जितना भी नोट बनाया है, बीएससी में अगर मान लो सेल बायोलॉजी है, तो शायद किसी ने शायद सेल बायोलॉजी सेकेंड ईयर में पढ़ा था, तो सेकेंड ईयर में जिस नोट से सेल बायोलॉजी पढ़ा था उसी नोट को रिवाइज करो, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। फिर एग्जैक्टली। जहां पर अटकोगे उस टॉपिक को देख लो। एग्जैक्टली। हाँ बस। नाइस सजेशन फॉर द स्टूडेंट। बहुत सारी चीज़ें समझ आया, क्लियर हुआ। आई थिंक जो बच्चे अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं या पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिए, ये वीडियो के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें पता चला होगा और कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए। और आप जैसे एक्चुअली ये नहीं है ना भाई, ऐसा जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मतलब ध्यान से बात सुनो, जो भी अब जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, हम्म। ऐसा नहीं है कि तुम लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो मतलब तुम लोग जीरो लेवल पे हो। भाई तुम लोगों ने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फिफ्थ सेमेस्टर पास किए हो ना, तो कुछ तो पढ़े हो। या जीरो लेवल पे तुम लोग नहीं हो, एक लेवल पे हो। और तुम लोगों ने क्वेश्चंस नहीं लगा, इसका मतलब ये नहीं कि तुमको नहीं आता होगा। तुम लोग आज जाके ही देखो ना कि कोई भी टॉपिक का क्वेश्चंस करो, प्रीवियस क्वेश्चन का देखो, एटलीस्ट तुम्हारा 30% सॉल्व होगा ही, गारंटी या होगा। 30% क्वेश्चन मतलब तुमको और 40 या फिर 30% प्रिपरेशन करना है, क्योंकि सीयूईटी या फिर गैट बी में ऐसा नहीं है कि तुमको 100% सिलेबस कंप्लीट करना है। लाइक इनके सब मैं यहाँ पर छोटा सा बोल रहा था, गैट बी एग्जाम में, जैसे वहाँ पर मेरा जूलॉजी बैकग्राउंड है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन आता है प्लांट फिजियो से, आता है क्वेश्चन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से, आता है बायो प्रोसेस से, आता है माइक्रोबायोलॉजी से, आता है क्वेश्चन काफी। अ, और आता है। तो मैंने वो सब पढ़ा ही नहीं था, बायोइन्फॉर्मेटिक्स मैंने छोड़ दिया था, माइक्रोबायो छोड़ दिया था, बायो प्रोसेस छोड़ दिया था। मैंने बस जो अपना जूलॉजी का पार्ट है, बीएससी का सिलेबस, उसको पढ़ लिया था बस। और इवन जो और बहुतों का एक डाउट रहता है कि जो पार्ट ए है, जो बहुत लोग डरते हैं, जिसमें कैट बी में पार्ट ए में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो आता है। हम्म। तो मैंने तो मैथ, मेरा जैसे हायर सेकेंडरी में मैथ नहीं था। हायर सेकेंडरी मतलब +2 में मैथ नहीं था। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री वो मैंने गैट बी से पहले पढ़ा भी नहीं था। बट क्योंकि मेरा नीट का प्रिपरेशन था, तो उस कॉन्सेप्ट से ही 60 में 35 आ गया था। ओके। और क्वेश्चन इजी भी आते हैं उसमें। या हाँ, तो ऐसा नहीं है कि तुम कोई भी एग्जाम दो, ऐसा नहीं है कि तुमको 100% सिलेबस पढ़ना है। एग्जैक्टली। बट जितना पढ़े वो सही से पढ़ लो। या हम्म। ग्रेट सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स। अगर कोई ध्यान से सब जितने भी बातें हम लोग डिस्कशन किए, अगर उसको एग्जैक्टली फॉलो कर ले, जो मुझे लगता है, तो आराम से गैट भी, सीवीटी, जितने भी एग्जाम है आराम से निकल सकता है। बट जैसे आपने बोला कि जीरो लेवल में कोई नहीं है, सब कुछ ना कुछ पढ़े, ब्रश अप करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, रिवीजन हाँ करेंगे तो हो हाँ ही हाँ, जाएगा। हो जाएगा। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। या, भैया 2 महीने बहुत बहुत है। बहुत। कैट भी उतना या, उतना भी टफ लोग 1 मंथ में नेट क्लियर कर देते हैं। वही। तो गैट भी क्या वही एग्जैक्टली। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस क्वेरी हो तो आप सुब्रो से पूछ सकते हैं। बाकी डिफरेंट सोशल मीडिया में भी है, लिंक्डइन में है, और आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। लिंक्डइन का प्रोफाइल मैं दे दूंगा नीचे, और अगर ईमेल एड्रेस तो वो भी प्रोवाइड कर देंगे। तो कुछ क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो सुब्रो से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया। तो थैंक यू सो मच हाँ, मैं सुब्रतो फॉर गिविंग। लिंक्डइन पे वहाँ पर एक्टिव हूँ, कोई कुछ भी पूछ सकता है डाउट। या डेफिनेटली यू कैन गो यस, एंड आस्क ऑलवेज डायरेक्टली वेलकम। टू हिम। And thank you so much for giving this wonderful suggestion to the student for the CUT, GAT-B and entrance examinations. जरूर वो लोग एग्जाम क्लियर करके आपसे मिलेंगे बीएचयू में, और और आपसे डिस्कशन करेंगे कि आपका वीडियो देखा था। एकदम एकदम। या जूनियर्स को वेलकम। एकदम। या थैंक यू सुब्रतो। थैंक यू भाई।